नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। केवल सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड जिनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 24वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, बल्कि उनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जो पूरे क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस पत्रिका या अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करते हैं, लिटन के द्वारा यह एक्ट लाया गया था 1878 में, और इस एक्ट का उद्देश्य था प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाना, और इसका समर्थन किया था पायनियर समाचार पत्र ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकर कौन आया था? क्वेश्चन बनता है तो लिटन लाया था। कब लाया था? 78 में लाया था। इस एक्ट से बचने के लिए, क्योंकि ये जो एक्ट था मेनली जो इंडियन लैंग्वेज में अखबार छपते थे उनको ज्यादा टारगेट करता था, तो एक अखबार आता था अमृत बाजार पत्रिका। ये पत्रिका इस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी में छपनी शुरू हो गई थी, तो इसका नाम भी आपसे पूछा जाता है, इसको भी आपने याद करना है। इस एक्ट को खत्म किसने किया था? तो इसे रिपन ने 1882 में खत्म कर दिया था। लाया लिटन, खत्म इसको रिपन ने किया। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद करना है। और जैसे आप जानते हैं, एग्जाम का सीजन आपका चल रहा है, लगातार आपके हर महीने में कोई ना कोई आपका एग्जाम हो रहा है, तो ज्यादातर आपको प्रैक्टिस सेट पर ही ध्यान अपना केंद्रित करना है, एमसीक्यूज को, और कोशिश करनी है जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप लगा सके उनको करें, और साथ साथ में जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको भी रिवाइज करते हुए चलें। ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जो आपने कवर किया है, क्योंकि आपका पहला पेपर पटवारी का हुआ था, तो उसके लिए जो आपने पढ़ा था उसी को रिवाइज करते हुए चलें, और साथ साथ में जो एमसीक्यूज हैं उनको लगाते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है हमारा, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो देखिए, जो उस्ताद मंसूर हैं, ये कौन है? एक फेमस चित्रकार है मुगल काल के। ये रहते थे जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जहांगीर के दरबार में एक चित्रकार जो पक्षियों का चित्रकार था, पक्षियों के चित्रकारी के लिए काफी ज्यादा फेमस था, उसी का नाम था उस्ताद मंसूर। ठीक है। एक और चित्रकार था जो जहांगीर के दरबार में ही रहता था, उसका नाम भी पूछा जाता है, उसका नाम था अबुल हसन। तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये दोनों फेमस चित्रकार थे और दोनों जहांगीर के दरबार में रहते थे। जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल का या मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बने मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? जहांगीर के काल को कहते हैं। ठीक है। एक फेमस चित्रकार अकबर के शासनकाल में भी रहता था, अकबर का दरबारी भी था, उसका नाम है दसवंत। इसको लेकर भी क्वेश्चन बनता है। दसवंत भी एक फेमस चित्रकार था और ये अकबर के दरबार में रहता था। और एक और चित्रकार था जो अकबर का दरबारी था, उसका नाम था अब्दुस समद। ठीक है। जो अब्दुस समद था, ये भी अकबर के दरबार में रहता था, और अकबर ने अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बनता है, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? अब्दुस समद को दी थी। तो दसवंत और अब्दुस समद ये अकबर के काल में, और उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये रहते थे जहांगीर के काल में। इनको लेकर भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए, जो विभिन्न आपके दर्शन हैं, विभिन्न आपके मत हैं, इनके बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं कि द्वैतवाद का कौन है, अद्वैतवाद का कौन है, शुद्ध द्वैतवाद का कौन है, इस तरीके से। द्वैतवाद सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, इसके प्रतिपादक हैं माधवाचार्य। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट मत दर्शन है और उनके प्रतिपादक जो आपको याद करने हैं। द्वैतवाद के हमने देख लिए कौन है? माधवाचार्य। इनको भी याद करें। विशिष्ट देव द्वैतवाद पूछेगा, रामानुजाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद पूछेगा या शुद्ध अद्वैतवाद, दोनों एक ही हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य। द्वैतवाद का पूछेगा तो निम्बकार्याचार्य, और अद्वैतवाद का पूछेगा शंकराचार्य, और वैष्णववाद का पूछेगा चैतन्य महाप्रभु। तो इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। जैसे द्वैतवाद पूछा गया, इसी प्रकार पूछा जाएगा, बताइए अद्वैतवाद का कौन है, बताइए द्वैतवाद का कौन है।
शुद्ध द्वैतवाद का कौन है, इस तरीके से। तो इनके नाम भी आपने याद करने हैं, ठीक है। इस सीरीज के माध्यम से, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, यही आपका फायदा होता है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं जैसे यहां पर था, और इससे रिलेटेड जो आपके अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे तथ्यों को हम यहीं पे कवर कर जाते हैं, तो जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहता है और साथ में आपका रिवीजन भी होता रहता है। क्योंकि ये एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम का टाइम पर आपको इसी प्रकार एमसीक्यूज को कवर करना चाहिए, जिससे आपके एक साथ ज्यादा मिक्स रिवीजन हो सके और एक साथ आप ज्यादा चीजों को कवर भी कर पाएं। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो एमसीक्यूज हैं, खासतौर पर प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, उनको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कवर करते हुए चले। नेक्स्ट है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण विभाग था दीवान ए कोही, ठीक है। किस टाइप का विभाग था? तो यहां किसानों से संबंधित था, एक कृषि विभाग था। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट विभाग जो सल्तनत काल में बने उनको भी यहीं पर देख लीजिए। एक है आपका दीवान ए अर्ज। देखिए नए विभाग बने थे, इसलिए इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि दीवान ए कोही किसने बनाया, दीवान ए खैराज किसने बनाया, इस तरीके से। तो इनको आपने खास तौर पर याद करना है। दीवान ए कोही कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज, या कहीं पर इसे दीवान ए आरिज लिखा गया है, इसे सैन्य विभाग था यहां एक, और इसे बलबन ने बनाया था, ठीक है। दीवान ए मुस्तखराज, जैसा हमने कुछ दिन पहले देखा था खिलजी राजवंश वाली वीडियो में, भूमि की माप के लिए, और इसका मेन काम क्या होता था? भूमि की माप करना और राजस्व एकत्रित करना। तो दीवान ए मुस्तखराज यह एक प्रकार का वित्त विभाग था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगला है दीवान ए खैरात होगा, यहां पर इसे बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, यह एक दान विभाग था, ठीक है, इसको याद करेंगे। दीवान ए बंदगान की बात करें तो यह एक दास विभाग था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और दीवान ए इस्तिहाक, यह एक पेंशन विभाग था जिसे फिरोज शाह खिलजी ने बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विभाग जो आपसे पूछे जाते हैं। इनके साथ साथ में जो दीवान ए कोही है, जो क्वेश्चन था, उसको भी याद करते हुए जरूर चले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए लोहार वंश की अगर हम बात करें, लोहार वंश कहां से आया, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए कश्मीर पर शासन करने वाले अगर हम प्रमुख राजवंशों की बात करें, कश्मीर की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, 3 प्रमुख वंशों का कश्मीर पर शासन रहा। एक था आपका कारकोट वंश, एक था उत्पल वंश और एक था लोहार वंश। तो कश्मीर पर शासन करने वाला एक महत्वपूर्ण वंश है लोहार वंश, ठीक है। और इसी वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है। इस वंश का संस्थापक था संग्राम राज। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोहार वंश से, उनको भी देखेंगे। पहले देखते हैं जो ये कश्मीर के 3 राजवंश हैं, कारकोट, उत्पल, लोहार, इसी क्रम में इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन बनेगा कश्मीर पर पहले हिंदू राजवंश की स्थापना किसने करी? आप बताएंगे कारकोट। अंतिम कौन था? लोहार, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि कश्मीर पर कारकोट वंश की स्थापना के बाद कौन सा वंश आया, या उत्पल से पहले कौन सा वंश था, इस तरीके से। तो क्रम इनका यही था। संस्थापकों की बात करें, कारकोट वंश का संस्थापक था दुर्लभ वर्धन, ठीक है। और इसी वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ललित आदित्य मुक्तापीड़, वो इसी वंश से संबंधित थे। दूसरा वंश है उत्पल वंश। इस वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन, और इस वंश की एक रानी बहुत ज्यादा फेमस है, रानी दिद्दा। ये किस वंश की थी? उत्पल वंश की रानी थी, ठीक है। और तीसरा वंश है लोहार वंश। इसके संस्थापक थे संग्राम राज। इनका नाम आपने याद करना है, ठीक है। तो कश्मीर का, क्योंकि एक वंश का नाम पूछा गया आपसे संस्थापक का, हो सकता है अगली बार दूसरे वंश का पूछ ले, फिर किसी और का पूछ ले। तो 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों के संस्थापक आपको याद करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब एक का पूछा गया तो बाकियों के भी चांसेस आपके बन जाते हैं। लोहार वंश के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए लोहार वंश का एक प्रमुख राजा है जिसका नाम है राजा हर्ष। और ये राजा हर्ष जो है, इसी का दरबारी था कल्हण, जिसने किताब लिखी है रासतरंगिणी। तो इसीलिए लोहार वंश भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं रासतरंगिणी को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये किसके इतिहास से संबंधित है और इसे किसने लिखा है। तो रासतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, इसे कल्हण ने लिखा है। लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा जयसिंह को माना जाता है। प्रथम कौन है? संग्राम राज। प्रमुख कौन है? हर्ष। अंतिम है जयसिंह।
और जो ये राज तरंगिणी है इसमें हमें इतिहास कहां तक देखने को मिलता है, इसी जयसिंह के शासनकाल तक का देखने को मिलता है। इसके बाद का इतिहास राज तरंगिणी में नहीं मिलता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद करनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट था लोहार वंश। तो देखिए साथ साथ में आपको पूरा जो कश्मीर वाला कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन से वंश आए, कौन उसके संस्थापक थे, कौन महत्वपूर्ण राजा, सारा आपका यहीं पर इसी क्वेश्चन के साथ क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो देखिए बिंदुसार मौर्य वंश का एक प्रमुख राजा, मौर्य वंश का दूसरा राजा बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यही गद्दी पर बैठते हैं और इनको 16 राज्यों का विजेता तारानाथ के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तारानाथ एक फेमस बौद्ध विद्वान थे और इन्होंने ही बिंदुसार के बारे में कहा यह 16 राज्यों के विजेता हैं। तो ऑप्शन सी आपको याद करना है। बिंदुसार को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे पूछी जाती हैं उनको भी यहीं पर देख लेते हैं। बिंदुसार 289 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक ये शासक रहे थे। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा करेक्शन करना, 289 नहीं, यहां पर 298 होगा। 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक ये शासक रहे थे। ठीक है, ये गद्दी पर कब बैठे थे इसको 298 कर देना, 289 नहीं होगा, थोड़े से नंबर्स को उलट देना। ये आजीवक संप्रदाय के थे, जो बिंदुसार थे ये आजीवक संप्रदाय के थे। ठीक है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मौर्य सम्राट आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो वो था बिंदुसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन बोला गया है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार बोला गया है और जो यूनानी लेख हैं इनमें बिंदुसार को अमित्रघात बोला गया है। अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, ये किसको कहा गया है? बिंदुसार को। किसमें? यूनानी लेखों में। जैन ग्रंथों में सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार। जो सीरिया के राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस, इनका एक राजदूत जिसका नाम था डायमिकस, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी इसी डायमिकस को माना जाता है। ठीक है, जो सीरिया के नरेश थे एंटियोकस, ये इनका राजदूत था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस से 3 चीजों की डिमांड करी थी, वो भी पूछी जाती हैं किसने मांगे थे, किससे मांगे थे। तो 3 चीजें इनसे मांगी गई थी। एक थे सूखे अंजीर, इसके अलावा अंगूरी शराब और इसके अलावा एक दार्शनिक बिंदुसार ने मांगा था। ठीक है, बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह होता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार सुसीम को भेजते हैं और उसके बाद अशोक को भेजते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि तक्षशिला में विद्रोह किसके काल में हुआ? तो बिंदुसार के काल में। उस विद्रोह को पहले दबाने के लिए किसे भेजा गया? सुसीम को। उस विद्रोह को दबाया किसने? अशोक ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप साथ साथ में नोट करते हुए चलें या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। अगला है हमारा बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, यह आपके तंजौर में स्थित है। तंजौर या तंजावुर, यह आपके तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कई बार राज्य भी पूछ लेता है। तो तंजौर आपके तमिलनाडु में पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें तंजौर को लेकर के उनको देखते हैं। चोल शासकों की राजधानी थी तंजावुर या तंजौर। ठीक है, किनकी राजधानी थी? चोल राजाओं की। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। जो बृहदेश्वर मंदिर है जिसकी लोकेशन आपसे पूछी गई, इनकी राजधानी में था यह मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चोल नरेश राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसका नाम आपने याद करना है और इसी राजा के नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर पूछे, राजराजेश्वर मंदिर पूछे, दोनों एक ही हैं। तंजावर इसका उत्तर होगा। चोल वंश के बारे में भी हमने कुछ दिन पहले एक डिटेल वीडियो देखा था जिसमें हमने दिल्ली के ऊपर तुर्कों के आक्रमण से पहले जो भारत के वंश थे उनके बारे में बात करी थी। उसमें हमने चोल राजाओं का जो प्रशासन व्यवस्था थी, जो स्थानीय स्वशासन था इनका, उसके फैक्ट्स को भी हमने देखा था। दृष्टि जीके वाली सीरीज में आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो कुछ दिन पहले वाली ही वीडियो में हमने वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों और शब्दावली के बारे में बात करी थी। उसी में से एक था ऐसी महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। वैदिक काल में इन महिलाओं को अमाजू बोला जाता था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है?
हिस्ट्री से अब आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी के भी आपको देखने के मिलते हैं और इकोनॉमी भी आपकी यहीं से कवर हो जाती है। किस ग्रह का एक विशिष्ट गुण है उसका मैग्नेटिक फील्ड का होना? यह है आपका बुध ग्रह। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है और इसकी मुख्य पहचान, इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? इसकी मेन प्रॉपर्टी है इसका मैग्नेटिक फील्ड का होना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बुध ग्रह को लेकर के पूछी जाती हैं उनको देख लेते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह भी आपका बुध ग्रह है, ठीक है। यह सूर्य निकलने के 2 घंटा पूर्व ही दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने से पहले ही यह ग्रह गायब हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कौन सा ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटा पूर्व दिखाई देता है? वो है आपका बुध ग्रह। इसी कारण से, क्योंकि ये सुबह जल्दी आता था, शाम को जल्दी गायब हो जाता था, जो प्राचीन विद्वान थे वो बुध ग्रह को 2 ग्रह मानते थे कि ये 2 अलग अलग ग्रह हैं। जो सुबह जल्दी आता था उसको बोला जाता था अपोलो और जो शाम को जल्दी गायब होता था उसे बोला जाता था मर्क्यूरी। तो क्वेश्चन बनेगा प्राचीन विद्वान किस ग्रह को 2 ग्रह मानते थे? वो मानते थे बुध ग्रह को। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह भी कौन है? बुध ग्रह है। कक्षीय गति यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय किसको लगता है? जैसे पृथ्वी को लगता है ना, 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, बुध ग्रह को सबसे कम समय लगता है। बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। तो इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी कौन है? बुध ग्रह है। तापांतर से क्या समझते हैं? तापांतर यानी कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है और रात को टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा। तो दिन और रात के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क होता है बुध ग्रह पर। तो सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है ना चंद्रमा, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिमोस, इस प्रकार बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं इनमें से केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। एक है बुध और एक है जो इसके बाद आता है शुक्र। इन दोनों के उपग्रह अगर आपसे पूछे जाएंगे 0 आंसर होगा। उपग्रह को लेकर के एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिए। पहले हम पढ़ते थे सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो हम पढ़ते थे जुपिटर है, ठीक है। बीच में शनि सबसे ज्यादा हो गए थे, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए थे, लेकिन कुछ समय पहले ही जुपिटर के नए उपग्रहों की खोज हुई है। अब वापस अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, आप जुपिटर आंसर करेंगे। बीच में कुछ समय के लिए शनि के हो गए थे, लेकिन अब वापस किसके हैं? जुपिटर के हैं, ठीक है। तो ये बुध ग्रह से रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यह बोला जाता है स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी आपके इटली में पड़ता है। लगातार यहां पर विस्फोट होते रहते हैं, जिस वजह से इसको, जो इसके विस्फोट होते हैं, इनको रात के समय में दूर दूर से भी देखा जा सकता है और इसी वजह से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कहां पड़ता है? इटली में पड़ता है। भूमध्य सागर को लेकर के एक क्वेश्चन को यहीं पर याद कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। पृथ्वी का फलों उद्यान किसको बोला जाता है? ठीक है, पृथ्वी का फलों उद्यान। तो फलों की खेती के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जो भूमध्य सागरीय वन होते हैं उसी को पृथ्वी का फलों उद्यान बोला जाता है। इसको भी याद करते हुए चलें। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, सर्वाधिक जो वर्षा होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो यह आके 2 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, 2 शाखाओं में विभाजित होता है। एक है अरब सागर की शाखा और एक है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो क्वेश्चन बनता है कौन सी वाली शाखा? अगर सिर्फ मानसून पूछेगा तो आप दक्षिण पश्चिम का नाम बताएंगे। अगर थोड़ा सा डिटेल में पूछ ले कौन सी वाली शाखा ज्यादा शक्तिशाली होती है, जो ज्यादा वर्षा करती है, अरब सागर की या बंगाल की खाड़ी की, आप बताएंगे अरब सागर वाली जो शाखा होती है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश से लगने वाले राज्य कौन कौन है? बांग्लादेश से आपके 5 राज्य लगते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितने राज्य लगते हैं बांग्लादेश के साथ? 5 राज्य।
कौन कौन से राज्य लगते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगर आपको पूछेगा भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगाता है, तो बांग्लादेश के साथ लगाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन खींची गई थी? रेड क्लिफ। उस समय तो ये पाकिस्तानी तो था, तो दोनों तरफ कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, कब इसका निर्धारण किया गया? 1947 में। कौन कौन से 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं? बांग्लादेश से लगता है आपका असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद आपका बंगाल, तो इनको आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो भारत और चाइना के मध्य में मैकमोहन रेखा है, जिसको 1914 में डिसाइड किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है, मैकमोहन रेखा किस में पड़ती है? तो आपके भारत और चाइना के बीच में पड़ती है। अगला है हमारा, शिमला व मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो शिमला है, मनाली है, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में एक और हिल स्टेशन है डलहौजी है, उत्तराखंड की बात करें मसूरी है, रानीखेत है, ये आपके हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। ये आते हैं आपके लघु हिमालय के अंतर्गत। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय बोला जाता है। जो महान हिमालय है और जो शिवालिक है, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो आपका लघु हिमालय कहलाता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। देखिए, जैसे हमने बात करी, आपका पहला कौन है? वृहद हिमालय, जिसे हम कहते हैं महान हिमालय। और फिर आता है उसके बीच में, जैसे यहां पर हम लिख लेते हैं वृहद हिमालय को महान हिमालय लिख लेते हैं। ये आता है आपका लघु हिमालय, इसे लघु हिमालय लिख लेते हैं। और फिर आता है शिवालिक हिमालय, इसे SH लिख लेते हैं। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपकी MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में आपकी MBF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट यहां पर। और शिवालिक के नीचे यहां पर आपके गंगा के मैदान आते हैं, इनके बीच में HFF है, यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इनको आपने याद करना है। ये लाइंस आपसे पूछी जाती है कौन किसके मध्य में है। तो इसको आप इस तरीके से अगर बना के याद करेंगे तो आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। पहले महान हिमालय, लघु हिमालय और नीचे शिवालिक। यहां पर MCT लिख दीजिए और यहां पर MBF लिख दीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जो सीमा सुरक्षा बल है, BSF की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना होती है 1965 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो BSF की स्थापना कब हुई? 1965। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट सुरक्षा बल और हैं जिनकी स्थापना पूछी जा सकती है, क्योंकि BSF का पूछ लिया, ये किसी पेपर में आया था। अगली बार आपसे CRPF पूछेगा, असम राइफल पूछेगा, ITBP पूछेगा, CISF पूछेगा, तो सबको यहीं पर कवर करते हुए चलते हैं। असम राइफल्स की बात करें, ये आपकी 1835 में बनी थी, काफी पुरानी है, काफी इंपॉर्टेंट है। असम राइफल्स कब बनी थी? 1835 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर आपके शिलोंग में है, क्योंकि काफी पुरानी फोर्स है तो इसका हेडक्वार्टर भी याद करेंगे। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी बोला जाता है। सीधा क्वेश्चन अगर बने, पूर्वोत्तर का प्रहरी किसको कहते हैं? आप बताएंगे असम राइफल्स को कहते हैं। इसके अलावा पर्वतीय लोगों का मित्र, ये भी असम राइफल को कहते हैं। CRPF की स्थापना की बात करें, ये 1939 में हुई। होमगार्ड्स की बात करें 1946 में। ITBP 1962 में बनी, जो इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस बनी है। CISF की बात करें, ये 1969 में बनी। तटरक्षक बल जो कोस्ट गार्ड हैं, ये आपके 1978 में बने। NSG की स्थापना होती है 1984 में। और उसके बाद आता है RAF जो रैपिड एक्शन फोर्स होती है, ये बनी थी 1992 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुरक्षा बल जो आपको पूछे जाते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये हिमानीकृत कब हुआ? ये हुआ प्लीस्टोसोन युग में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद जरूर करें।
राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय आय समिति, इसका गठन होता है 4 अगस्त 1949 को, और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? पीसी महालनोबिस, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए एक समिति गठित करी गई जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पीसी महालनोबिस, और इसमें जो अदर सदस्यों की बात करें तो आर गाडगिल और वी राव इसमें शामिल थे। इनको आपने याद करना है, ठीक है। तो कब बनी, अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, इसको याद करेंगे। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 1951 में सीएसओ की स्थापना होती है, इसको भी याद करेंगे। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो काफी फेमस इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। इंग्लिश में HDI बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको लेकर ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, कोशिश करेंगे यहीं पर उसको कवर करने का, पूरे कॉन्सेप्ट को। HDI की बात करें, देखिए HDI में 3 चीजों को मापा जाता है। एक होती है आपका जीवन प्रत्याशा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य सेवाओं को यहां पर मापा जाता है। दूसरी चीज जिसमें मापी जाती है वो है शैक्षिक स्तर, यानी शिक्षक को मापा जाता है। और तीसरी चीज जो मापी जाती है वो जीवन स्तर, यानी प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है। तो ये 3 इसमें शामिल हैं। जनसंख्या को इसमें नहीं मापा जाता, इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 3 चीजों को याद करना है, जीवन प्रत्याशा, और इसको क्या कहते हैं, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं। क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहां पर जीवन प्रत्याशा नहीं देगा, यहां पर दे देगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, यह मापा जाता है HDI में। जनसंख्या को इसमें शामिल नहीं करते। यह सूची की अगर हम बात करते हैं, इस सूची को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको देखते हैं। यह सूची UNDP निकालता है, ठीक है। 1990 से इस सूची को वो जारी करता है। कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कब से निकालता है? 1990 से। UNDP की बात करें, इसकी स्थापना 1965 में होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1990 से ये HDI को जारी करता है। HDI को विकसित किसने किया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया किसने? तो इसे बनाया महबूब उल हक ने, और इनका सहयोग किया जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इंडिया के इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, ठीक है। राज्य स्तरीय HDI जारी करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? तो HDI के तर्ज पर राज्य का HDI जारी किया था मध्य प्रदेश ने 1995 में, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। UNDP की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत ने भी UNDP की तर्ज पर अपनी HDI रिपोर्ट निकाली थी 2002 में। तो राज्य पूछेगा तो MP, और इंडिया ने कब निकाली? 2002 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HDI को लेकर के। तो आपका HDI का कॉन्सेप्ट भी यहां पर क्लियर हो गया। किसने विकसित किया, कौन निकालता है, कब से निकालता है, जो निकालता है वो कब बना, उसका हेडक्वार्टर कहां है, क्या क्या शामिल किया जाता है, वो सारी बातें हमने देखी। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें, देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था, और आप जानते हैं 1951 से लेकर 56 तक क्या चल रही है? पहली पंचवर्षीय योजना। तो आंसर हो गया पहला पंचवर्षीय योजना। अब यह क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लेता, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो आप बताएंगे 1952 में 2 अक्टूबर को। इस कार्यक्रम की जो विचार था, इसे हमने रशिया से लिया है, ठीक है। इस कार्यक्रम का विचार कहां से लिया गया था, कहां से प्रेरित था? ये रशिया से प्रेरित था। इसके बाद 1952 में तो इसको शुरू किया गया। 1953 में एक और सेवा को शुरू किया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा या राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है। इसे 1953 में शुरू किया गया, और बाद में इन्हीं दोनों जो कार्यक्रम थे, एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इन्हीं दोनों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति। इसको आपने याद करना है। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, ये किससे रिलेटेड थी? इन्हीं दोनों के समीक्षा इसने करनी थी। बेसिकली जो कार्यक्रम किए गए थे स्थानीय स्वशासन को लेकर ही किए गए थे। तो इसने अपनी सिफारिशें देनी थी कि क्या ये कार्यक्रम सफल रहे हैं, क्या लोग इससे जुड़ रहे हैं। और बाद में ये अपनी रिपोर्ट देता है नवंबर 1957 में। गठन होता है जनवरी 57 में, रिपोर्ट देता है नवंबर 57 में, और ये कहता है कि लोग इस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। और तब यह सिफारिश करता है कि हमें
3 स्तरों पर पंचायती राज को स्थापित करना चाहिए, ग्राम पंचायत के रूप में, जिला पंचायत के रूप में, क्षेत्र पंचायत के रूप में, त्रिस्तरीय पंचायत राज के बारे में वहीं से निकल के आते हैं। तो इसको आपने याद करना है, पूरा बैकग्राउंड यहीं से ये शुरू होता है पंचायती राज व्यवस्था का। ये सिफारिश करता है फिर कि त्रिस्तर पे होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लेकर के पूछे जाते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अगर सिर्फ सलाहकार के बारे में पूछेगा तो उनका नाम था BN राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। और अगर पूछेगा सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं तो आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए संविधान सभा जब बनी तो कई सारी समितियां बनाई गई। एक समिति बनाई गई मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्शदाता समिति, यानी कि सलाहकार समिति किससे रिलेटेड? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के संबंधी। इस समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? यानी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आप जानते हैं जगदीप धनखड़। ये कौन से नंबर के हैं ये भी पूछा जाता है। तो जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले पर दिया जाता है या किस फॉर्मूला के आधार पर दिया जाता है? यह दिया जाता है गाडगिल फॉर्मूला के आधार पे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए 1969 तक ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी सरकार के द्वारा कि किस राज्य को किस रूप में अनुदान दिया जा सके। कोई विशेष क्राइटेरिया इसके लिए नहीं बनाया गया था कि किस राज्य को ज्यादा अनुदान मिले, किसको किस तरीके से मिले। 1969 में जो उस समय 5वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे जिनका नाम था DR गाडगिल। इनके द्वारा एक सूत्र बनाया गया, कह सकते हैं इनके द्वारा एक क्राइटेरिया बनाया गया कि हमको ऐसे राज्यों की पहचान करनी होगी, उन पे ज्यादा फोकस करना होगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जहां पर सामाजिक व्यवस्था में ज्यादा दिक्कत है और जहां की भौगोलिक स्थिति ज्यादा खराब है दूसरे राज्यों से या थोड़ी सी अलग है। तो वहीं से निकल के आई विशेष राज्य की अवधारणा। तो जो जो बातें इन्होंने कही थी उसके बाद सारी इन्होंने बताया कि उस राज्य को किस तरीके से पैसा दिया जाए। वो सारी बातें उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो सारी जो व्यवस्था आई, जो विशेष राज्य की अवधारणा आई, वो इन्हीं के बाद आई। तो गाडगिल फॉर्मूला इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 1969 में ही ये पूरा क्राइटेरिया लेकर आए थे और 1969 में ही 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। एक दिया गया था जम्मू कश्मीर को, एक दिया गया था असम को और एक दिया गया था नागालैंड को। उसके बाद 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को दे दिया। 75 में सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम को दे दिया। 2001 में उत्तराखंड को दे दिया। ठीक है। और 1971 में हिमाचल को भी दे दिया। तो किस फॉर्मूले के तहत दिया जाता है गाडगिल फॉर्मूला? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इनसे जुड़े हुए, इनके निर्वाचन से जुड़े हुए अगर कोई विवाद है तो उनको इलेक्शन कमीशन सॉल्व नहीं करता है, इनको सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। और ये बात संविधान के 71वें आर्टिकल में कही गई है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस इस किताब को चितरंजन दास ने लिखा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। CR दास को लेकर के 2-3 बातें उनको याद कर लीजिए। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया इलाहाबाद में 1923 में। ये 4 बिंदु जो हैं आपके, 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बनता है स्वराज पार्टी का गठन किस किस ने किया? तो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? दूसरा क्वेश्चन स्वराज पार्टी। कहां पर बनाई? तीसरा क्वेश्चन इलाहाबाद। चौथा कब बनाई? 1923 में बनाई। इन चारों को याद करेंगे, ये एक लाइन में आपके पूरे 4 क्वेश्चन हैं। जो चितरंजन दास हैं इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है और इनको ही सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
तो बड़े स्तर पर 2 अवसर ऐसे थे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 2 आपको डेट्स याद करनी है। पहली डेट है आपकी 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, और दूसरी डेट है आपकी 15 अप्रैल 1980 को। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। हमसे 80 का पूछा है, 6 पे टिक लगा देंगे। रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत में आया था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव को लेकर के भी। रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था 1743 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी यहां पर जल्दी से बुलेट नोट्स में देख लेते हैं। देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव था इसका जन्म 1725 में होता है, ठीक है। 18 साल की उम्र में 1743 में यह क्लर्क बन के भारत में आया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में यह अंग्रेजों का नेतृत्व करता है। प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? इसी क्लाइव के नेतृत्व में। यह बंगाल का पहला गवर्नर बनता है 1757 से 60 तक। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद दोबारा से इसको बुलाया जाता है 1765 से लेके 1767 तक। 1767 में यह अंतिम बार भारत से वापस लौट गया था। तो आया था 43 में और आखिरी बार 67 में यहां से चला गया था। 67 में जब ये यहां से गया तो 1772 में इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए ब्रिटेन की संसद में। बाद में इसे बरी कर दिया गया भ्रष्टाचार के आरोपों से, लेकिन 1774 में यह आत्महत्या कर लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रॉबर्ट क्लाइव को लेकर के आप जानते हैं। पिछले वर्ष आपसे ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो इनको भी आपने याद करना है। बंगाल का गवर्नर 2 बार रहा, 57 से 60, और बक्सर के युद्ध के बाद भी यही गवर्नर बना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। इसमें रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देखिए, संविधान सभा का जब गठन किया गया इसमें टोटल मेंबर थे 389। देसी रियासतों के इसमें कितने मेंबर थे? देसी रियासतों के इसमें 93 मेंबर्स थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको देख लेते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में होता है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो कब होता है? जुलाई 46, और किसके आधार पे, किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन पर, ठीक है। इसमें कुल सदस्य थे 389 जब कैबिनेट मिशन ने इसका गठन किया, जब चुनाव हुए, ठीक है। 389 थे। 292 तो अलग अलग प्रांतों के थे, 93 जो हमारा क्वेश्चन था वो रियासतों के थे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के थे, यानी कि जो उस समय के यूनियन टेरिटरी थी। विभाजन के बाद, ये तो कब हुआ? जब कैबिनेट मिशन ने कराया। जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, इधर से बांग्लादेश अलग हो गया। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। और तब क्या स्थिति बनी? तब 299 यहां पर सदस्य थे, जिसमें प्रांतों के लिए 229 थे और रियासत के लिए 70 थे। तो दोनों आपने याद करना है। कैबिनेट मिशन यानी पुनर्गठन से पहले रियासत के लिए 93, पुनर्गठन के बाद 70। ये दोनों पूछे जाते हैं कि पुनर्गठन कब हुआ, उसके बाद कितने सदस्य हुए, कुल कितने थे। ये सारी बातें आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती ये लिन लिथगो के द्वारा कहा गया था। लिन लिथगो भारत का वायसराय था। 1936 से लेकर 1944 तक ये भारत का वायसराय रहा। इसी के काल में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। इसी के काल में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर भी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो इसी के काल में शुरू होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो इसके काल में होती हैं, इसी ने महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन भी आपके 1919 में शुरू होता है, और जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन है इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो खिलाफत आंदोलन था इसको भारत में शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो अली बंधुओं को जाता है, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल थे। उसी समय महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो महात्मा गांधी चाहते थे दोनों आंदोलनों को जोड़ दिया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए। तो इसी क्रम में एक सम्मेलन होता है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? महात्मा गांधी को बनाया जाता है। तो इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इसी प्रकार पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पे कवर करते हुए चलते हैं। आज की वीडियो में आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं उनको देखिए। हमने संविधान सभा वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूरा देखा, सीआर दास के फैक्ट्स को देखा यहां पर। इसके अलावा जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है पंचायती राज जहां से निकल कर आया उसको देखा, एचडीआई को हमने क्लियर किया, राष्ट्रीय आय समिति के बारे में बात करी, जो विभिन्न सुरक्षा बल हैं हमारे सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके बारे में देखा, हिमालयी क्षेत्रों के बारे में देखा। इसके अलावा मानसून के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया, बुध ग्रह को लेकर के, चोल राजाओं को लेकर के, कश्मीर के इतिहास को लेकर के, बिंदुसार को लेकर के, सारी चीजों को, कई सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट हमने एक सिंगल वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।